Hello, my dear student. How are you? I hope you will be very fine. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस प्लांट्स. ओके, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा है कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्या पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं और वो किस तरह से पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, उसके लिए स्पेशल क्या टर्म वगैरह है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है. जो लोग अभी इस वीडियो में पहली बार आए हैं वो सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के, अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसके बाद 3 चलेगा, 4 चलेगा, उसको छोटे छोटे फॉर्म में हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको हम सेंड करते रहेंगे और वीडियो पोस्ट होता रहेगा यूट्यूब पर. और मेरे इस चैनल पर आप अप्रोच करके आप आसानी से सारे विषय सारे चैप्टर्स का बहुत अच्छा कंसेप्ट बना सकते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वेरी इजीली है. ओके, तो नाउ वी शुड स्टार्ट. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमोफिलस प्लांट्स? तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. यू हैव टू सी दिस. नंबर 1 इज़ द फ्लावर आर कलरलेस. कलरलेस होना चाहिए, क्योंकि अगर कलर होगा तो फिर उसमें एयर या वाटर के पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर कोई ना कोई एनिमल्स वगैरह अट्रैक्ट करेगा. इसे कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, नेक्टारलेस होना चाहिए. नंबर 2 इज़ द पॉलन ग्रेन शुड बी मोर इन नंबर्स होना चाहिए. थर्ड इज़ द पॉलन ग्रेन डस्टी होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए. अगर स्टिकी होगा तो फिर वो एक दूसरे से अटैच हो जाएगा, तो हवा के द्वारा या थ्रू द विंड इसका पॉलिनेशन नहीं होगा. द फोर्थ वन इज़ द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट. जो वेट होना चाहिए वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट वेट होगा तभी वो एयर में या एयर में वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू द एयर. ओके, एंड द फिफ्थ वन इज द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी हेयरी एंड फिदरी. शुड बी हेयरी होना चाहिए ताकि जो पॉलन ग्रेन्स आया उसको आसानी से वो कैच कर सके और आसानी से वो ईजिली उसको अट्रैक्ट कर सके. इसलिए हेयरी एंड फिदरी स्टिग्मा should be must. Okay, next one is the sixth one, the flower should be small. the flower inconspicuous. जब वो flower small होगा, जो insects हैं या जो other lively pollinating agents हैं वो उसके लिए वो visible नहीं होगा. then at that case the anemophilous pollination takes place. उसके बाद है इसमें टसल्स होना चाहिए. टसल्स आर फाउंड इन द कॉर्न. ये टसल्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टसल्स जो होते हैं एक्चुअली जो मक्का होता है, मक्का का जिसको हम एक्चुअली जो कॉमन लैंग्वेज में बाल कहते हैं, वहाँ पर देखिए हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम टसल्स कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज द डेहिशंस एंथर. गन पाउडर मैकेनिज्म. गन पाउडर मैकेनिज्म का जस्ट बस्टिंग होना चाहिए, ताकि जो बस्ट होगा तो पॉलन ग्रेन्स शुड स्प्रेड elsewhere and the pollination should take place through the anemophilous way. Okay, अब नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमोफिलस पौधे की क्या विशेषता है, वो हिंदी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है. आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि हिंदी में कैसे है, सब क्या है. जैसे फूल हिंदी में लिखा होगा, फूल रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, ये सभी आपको यहाँ पर हिंदी वर्जन में दिखेगा. करेक्ट. Then we should go for the next questions. Here, what are the characteristics of hydrophilous plants? Good. तो जो हाइड्रोफिलस प्लांट्स है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो हाइड्रोफिलस प्लांट्स क्या होते हैं? द प्लांट्स विच इज फाउंड इन plenty of water, then it is on the hydrophilous plants. It may be fresh water plants, it may be marine water plants. तो जो हाइड्रोफिलस प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होता है? About 30 genera of monocotyledons are pollinated by water. Very good. Bryophytes, pteridophytes are especially pollinated by water only. Hence, these two kingdom, Bryophyta and these two families, actually groups, are grown the area where a lot of water is available there. So see what are the characteristics of hydrophilous plants. Number 1, this is the flowers are colorless, odorless, nectarless, like anemophilous plants.
Number two, the flowers are either on the surface of the water or inside of water. There are the two way whether the flower will bloom inside the water or bloom at the surface of water. When the water when the hydrophilous plants blooming will be above the water layer, then in that case the pollination will not be through the water. At that case the pollination will takes place through the air or the insects. Okay, hence for the hydrophilous plant, yeah, hydrophilous type of pollination, the flowers should be at the level of water or inside the water. Okay, respectively known as epihydrophilous and hypohydrophilous plants. Okay, here you see the pollen grains should be boat like should travel from one place to another place on the water surface. That will help full during the pollination. Okay, next one is the some pollen grains are ribbon like structures and going inside the water, passively going inside the water through having the ribbon like structures. Okay, so these are some structures which are responsible for the hydrophilous plants. The last one is the fifth, the pollen grains are protected by mucilage covering to avoid the wetting of them. अगर ये म्यूसिलेज शीत नहीं होगा पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ तो क्या होगा ना कि उसमें वो विड्रॉन हो जाएगा, वो अंदर डूब जाएगा, वो बॉटम की तरफ आ जाएगा और पॉलिनेशन नहीं होगा. तो म्यूसिलेज शीत is required to avoid the wetting of pollen grains. Okay, now next we have added some examples like freshwater hydrophytes, that is now epihydrophytes. The Vallisneria, you should have to go through this Vallisneria because it is very very important for the need point of view. Marine water hydrophytes जैसे Zostera and seagrasses are the submerged hydrophytes. Okay, here the water hyacinth and water lily, very very important, VBI, very very important. Water hyacinth and water lily are aquatic plants but pollinated by insect or wind because their flower emerge out from the water surface. That already we have discussed just before, prior to discussing of this question, कि why water hyacinth, water lily and as well as lotus are pollinating through insects or wind also. Okay, then we should go for next question here. Hydrophilous पौधे की विशेषता, they are the characteristics that we have already discussed in English in previous slides. Now we could see in the details in Hindi. आप आसानी से इसको देख सकते हैं. Next one is the what is pollen or nectar robber. Here nectar robber means क्या होता है? Thief. तो the insect क्या है? The nectar and pollen grains are known as the florivorous because it the insect or the other animals get pollen grains or nectar during visiting to the flowers. Hence it is known as the florivorous. The insect which take the pollen grains or nectar, that is pollenivores, the florivorous actually, but do not pollinate them, so known as nectar robber. ये very very important है, ये पूछा भी गया है especially CBSE को कि what is nectar robber, या हिंदी में उसको अमृत डाकू या पराग डाकू किसे कहते हैं. इसलिए आप इसको निश्चित रूप से रख लेंगे, ये कई एक बार एग्जाम में आ चुका है. उसके बाद वी शुड गो फॉर द व्हाट इज फ्लोरिवर्स. जस्ट अभी डिस्कस किए the pollen grains and nectar are known as florivorous. The floral flowers give them to the pollinating insect in regard to pollinating its flower. Amorphophallus, tallest flower, 6 feet. It is the tallest flower, Amorphophallus. Okay, is providing the safe place to lay the eggs of pollinating insects
लाइक माउथ। वो क्या है ना कि एमॉर्फोफैलस जो टॉलेस्ट फ्लावर है जिसका लंबाई क्या होता है ना 6 फीट होता है, तो वो कुछ इंसेक्ट जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट होते हैं उनको एग के लिए, अंडा देने के लिए जगह प्लेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद द माउथ इंसेक्ट युक्का जो होते हैं इस प्लांट के बीच में क्लोज रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि जो माउथ होता है वो अपना एग उस युक्का प्लांट के लोक्यूल्स, ओवरी के लोक्यूल्स में प्लेस कर देता है, जो एग्स ग्रो करके लार्वा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सीड डेवलपिंग से पहले वहाँ से ओवरी से वो कम आउट हो जाता है। तो दीज आर द रिगार्डिंग फ्लोरिवर्स कि देख रहे हैं कि कभी कभी इंसेक्ट की अंडा प्लेस करने का जो फ्लावर्स होते हैं या ओवरी होते हैं वो प्लेस बनता है, या कभी नेक्टार या पॉलन ग्रेन्स को पॉलन रिवार्ड्स के फॉर्म में उनको दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पॉलन रिवार्ड्स आर सम things which are given back in place of the pollination. Okay, now we should go for the next one. Here you should clearly see that पुष्प पुरस्कार that is pollen rewards about in हिंदी में है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। Here क्या है कि these are the some outbreeding device. Here you see that what are the outbreeding device. Outbreeding device का मतलब क्या होता है कि the device which prevents autogamy, device which prevents autogamy is known as outbreeding device. ये किसी कारण से क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करता है या रेफर करता है, दैट डिवाइस आर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो दीज आर द फ्यू डिवाइसेस। सबसे पहले डिक्लाइनी और डायोसिटी और यूनिसेक्सुअलिटी। इफ द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल और डिक्लाइनी, द सेम टर्म, सेम मीनिंग, declining, in that case cross pollination is inevitable, because when flower is unisexual, either it contains male flower or female flower, या तो नर पुष्प या मादा पुष्प हिंदी में कहिए उसको, वो तो उस केस में क्या होता है ना कि जो पॉलिनेशन होगा वो हमेशा क्रॉस ही होगा। नेक्स्ट वन देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका डिक्लाइनिंग हो गया। नेक्स्ट वन ये हो गया डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब होता है कि पिस्टिल, कार्पेल और स्टामेन, एक्चुअली पिस्टिल और स्टामेन आर मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम। अगर दो अलग अलग टाइम या इंटरवल में मैच्योर होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो निश्चित रूप से वो जो पॉलिनेशन होगा वो पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर से तो नहीं आएगा, अदर फ्लावर से आ सकता है। हेंस डाइकोगैमी मीन्स maturing the stamen or the carpel at different times. In that case the cross pollination is inevitable, because in this case self pollination will not take place. Next one, the heterostyling. If the style length are different, and hence it is very hard to place या drop the pollen grain just upon the stigma के ऊपर पॉलन ग्रेन को लीव करने में प्रॉब्लम होती है। एट दैट केस में क्या होता है ना, हेटेरोस्टाइलिस के केस में जो होगा वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ स्टेरिलिटी। इफ द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ओन फ्लावर इज जस्ट बिहेविंग लाइक ए स्ट्राइल एंड कुड नॉट ग्रो ऑन द स्टिग्मा एंड प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब to facilitate the actually fertilization, at that case cross pollination will take place. Okay, let us see the next few slides, like the pollen prepotency. You can see that pollen prepotency प्री मीन्स फर्स्ट, पोटेंसी मतलब क्या होगा कि जो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो अपना वाला ओन पॉलन ग्रेन्स होगा फ्लावर्स का, वो जर्मिनेट करेगा बाद में, और जो अदर पॉलन ग्रेन्स हैं वो पहले जर्मिनेट करेंगे। दैट इज नोन एज पॉलन प्रीपोटेंसी। मीन्स व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ ओन फ्लावर जर्मिनेट स्लोली देन द अदर पॉलन ग्रेन्स या द पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर, दैट इज नोन एज pollen potency. Okay,
The next one is the hercogamy. You see physical barriers are present in between the anther and the stigma, like petals may come in between the anther and stigma as a barrier. In that case, cross pollination is inevitable because self pollination will not takes place due to the presence of the barriers in between the stigma and the anther. Okay, so these are the conditions which which promotes the cross pollination, and hence it is known as outbreeding devices. ठीक है, लास्ट में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रजनन उपकरण क्या है, दैट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कोर्स में ये हिंदी में अच्छे से आपको दिया हुआ, आप पढ़ करके आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। और जो लोग भी इस पर नए वीडियो आपने देखा है, पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि इससे क्या हो कि जो भी नए अपडेट्स आपको डेली के डेली तुरंत मिलते रहेंगे और आप आसानी से इसको देख सकते हैं। दूसरा साथ साथ आपको अगर किसी तरह की समस्या हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। आपके कमेंट्स के हम इंतज़ार करते हैं। और इसको अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों के बीच, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और हम लोग भी बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।